नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो चुनाव अब आ चुका है अपने अंतिम पड़ाव की ओर। 5 चरण का चुनाव खत्म हो गया है और 5 चरण का जो चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। पहले चरण का जब चुनाव हुआ, तब लगा कि शायद कुछ वोटर्स में नाराज़गी है, कुछ सीटों और टिकटों को लेकर के नाराज़गी होगी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड दिखाई दिया और लगा कि विजय रूपाला का जो बयान है, उससे लोग नाराज़ हैं, क्षत्रिय समुदाय के, वही आक्रोश भर केवल है। लेकिन चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे बहुत सारी परतें खुलती गईं कि अंदर पब्लिक के, जनता के अंदर, मतदाताओं के अंदर किस तरह का आक्रोश है। हर वर्ग का व्यक्ति नाराज़ है, हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति नाराज़ है। तमाम सारे मुद्दे अचानक से निकल कर के बाहर आ गए। दूसरे, तीसरे चरण के चुनाव आते-आते तक बहुत सारी स्थिति साफ होने लगी कि इस समय वाक़ई में पूरे देश में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हम लोगों ने सीट दर सीट विश्लेषण किया। आज भी 5वें चरण की कुछ सीटों का आकलन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ चुनाव मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद अवध बुंदेलखंड को निपटाने के बाद अब पहुंच रहा है धीरे-धीरे पूर्वांचल की ओर। 6वें और 7वें चरण में जो भी मतदान होगा, वो पूर्वांचल में होगा। पूर्वांचल की राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले रामानंद राय जी हम लोगों के साथ में हैं, जिनको पूर्वांचल की राजनीति में पूर्वांचल की जो सीट्स हैं, वहाँ का जो भी राजनीतिक समीकरण है, उनकी उँगलियों पर रहता है, टिप्स पर रहता है। दूसरा, हम लोगों की जो ज़मीनी टीम काम करती है, उसके द्वारा फीडबैक जो हम लोगों के पास आता है, उसको अपने व्यक्तिगत जानकारी के साथ मैच करते हैं और कहीं लैग लगता है या लगता है कहीं कहीं बीच में गैप है, तो दोबारा से फिर तहकीकात करने का प्रयास करते हैं। तो 5 चरण के बाद ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, एनडीए भी 200 सीटों के आसपास ही कहीं भटक रही है। ये सीटें 200 पूरी होंगी या नहीं होंगी, आने वाले 2 चरण में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे रामानंद जी से और समझेंगे जो कल मतदान हुआ। मेरे मुताबिक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबतें पैदा हो गई हैं, क्योंकि 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट केवल रायबरेली कांग्रेस में, वो कांग्रेस से हार गई थी। सारी की सारी सीटें जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास थीं 5वें चरण की, तो पूरी साख दांव पर लगी थी भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा की साख दांव पे इसलिए लगी थी कि उनको अपनी सारी सीटें बचानी थी। अपोजिशन के पास या इंडिया गठबंधन के पास खोने को कुछ था नहीं, पाने के लिए ही था। लेकिन सोने पर सुहागा हो गया भाजपा का अपना दांव, जिसमें उन्होंने जौनपुर की सीट बचाने के चक्कर में ये साबित करा दिया कि वाक़ई में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और दलित वोट जो नाराज़गी में शिफ्ट हो रहा था धीरे-धीरे सपा की ओर, पूर्वांचल के इस कदम के बाद भाजपा ने एक और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरा, राजा भैया राजा भैया ने पूरी दाल में तड़का लगा दिया, उसका स्वाद और बढ़ा दिया, खास तौर से एनडीए के लिए। रामानंद जी, क्या है आपकी टिप्पणी कल जो मतदान हुआ 5वें चरण का उस पर, और 6वें चरण की बात करेंगे, पहले 5वें चरण की बात करेंगे। पांचवें चरण में दरअसल हम लोग एक बात लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी का अपना एक खेल उसी के ऊपर भारी पड़ गया है, जो कि उसने चुनाव को बड़ा लंबा खींच दिया। वो क्या रहा है, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि ये बात समझ में आ रही थी, सारे लोग बोल रहे थे कि विपक्ष कहीं पर दिखाई उतना जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन दूसरे तीसरे चरण आते आते लगातार विपक्ष की आवाज ज्यादा बड़ी होती गई। और मजेदार बात यह है कि ये पांचवें चरण के चुनाव में विपक्ष की एक बहुत बड़ी आवाज, अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर के जो अपना एक बयान दिया, योगी अमित शाह की जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसके बारे में लोग ढके छुपे ढंग से बातें कर रहे थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस देश का इस बात को खुल के कह नहीं रहा था। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दिन निकलते ही इस बात को खुल के कहा और लगातार ये मीडिया में चर्चा का विषय बना। पांचवें चरण के जो चुनाव हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि उस चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है उसमें के आसपास ये चुनाव केंद्रित रहा, लखनऊ से लेकर के
रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, इस साइड में ये पूरा चुनाव, बाराबंकी। और हकीकत ये है कि ये इसमें से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2019 के चुनाव में लेके गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह क्षेत्र बहुत भारी पड़ने वाला है। अमेठी, रायबरेली के अलावा आप लखनऊ, एक इस पूरे जितनी भी 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, मैं आपको बताऊं, केवल एकमात्र लखनऊ एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हम जीत रहे हैं। बाकी सारी सीटों पर लड़ाई फंसी हुई। इवन लखनऊ के बगल में बाराबंकी में भी काफी अच्छी फाइट हो रही है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और हम ये कह सकते हैं, बहुत जैसे बीजेपी के लिए कह सकते हैं केवल एक सीट लखनऊ वो कह सकती है कि हम जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसके बरक्स 2 सीटों पर उनका तय है जीतना, रायबरेली और अमेठी। तो तो एक रामानंद जी, बड़ी ये कुल कमाल। मिलाकर के फिर आपकी बात पे अगर यकीन किया जाए तो एक सीट पे तो कम से कम नुकसान है ही एनडीए को। एक सीट तो उनके यहाँ से जा ही रही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब वो कितनी और बचा पाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हाँ, मैं एक मजेदार बात कह रहा हूं कि ये देखिए कि अभी तो 2-1 से इंडिया गठबंधन आगे है जीत वाली सीटों में। जीत वाली सीटों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर कंफर्म जीत रहा है, रायबरेली, अमेठी, तो एक सीट ऐसी है एनडीए के पास जिसमें कि वो कह सकती है कि यहाँ हम कंफर्म जीत रहे हैं। बाकी सारी सीटों पर लड़ाई काफी अच्छी है। और मजेदार बात यह है कि बाकी सारी सीटों पर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। तो अगर जहां कहीं भी मैं ये मान लूं कि इसमें 25-30% भी अगर इंडिया गठबंधन सीटें ले जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। अब उसमें जो जो मेरी और सीटें जा कंसल्ट है उसके हिसाब से, चूंकि राजा भैया फैक्टर बहुत काम किया और कल जो उनका बयान आया उसने खास तौर से कम भारतीय जनता पार्टी को कौशाम्बी में तो निपटा ही दिया। जी, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों। नहीं तो कौशाम्बी जो आप आप मान के श्योर शॉट, जो आप श्योर शॉट 2 सीट बता रहे थे अमेठी रायबरेली, मेरे हिसाब से उसमें कौशाम्बी को भी शामिल किया जा सकता है कि इन सीटों में इंडिया बिल्कुल। गठबंधन 3 वोट मैं से मैं आगे। मैं क्या कह रहा हूं कि ये 2 सीटें कंफर्म जीत रही है इंडिया गठबंधन। लखनऊ को मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्म जीत रही है। और आप इसकी जो बात कर रहे हैं सीट की, कौशाम्बी में इंडिया गठबंधन को एज है, वो आगे है, मैं ये कह सकता हूँ। वो जीत रही है कंफर्म ये तो नहीं बोल सकता कि कौशाम्बी में इंडिया गठबंधन को एज है, प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन को एज है, बाराबंकी में इंडिया गठबंधन को एज है। ये 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें इंडिया गठबंधन को एज है, वो आगे नहीं अमरन भाई, है कौशाम्बी एनडीए और से। प्रतापगढ़ के बारे में इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वहाँ जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात हुई और उन्होंने वहाँ के स्थानीय जो पार्टी है राजा भैया की, उसके पदाधिकारियों से, तमाम पदाधिकारियों से बात की और उन्होंने खुल करके कहा कि चूंकि महाराज जी ने हमको स्वतंत्र कर दिया है इसलिए हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इशारा हमको पता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और हम लोग जो इशारे बेरोजगारी की पे बात बात करेगा केवल, उसको वोट विवेक करेंगे। भाई, केवल तो इशारे मैं की ये बात कह रहा नहीं। हूँ एटलीस्ट, नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ रामानंद जी उसको समझ लीजिए थोड़ा, कि वो मेरी जो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से उन लोगों ने टेलीफोनिक कैंपेन चलाया है, और राजा भैया के लोगों ने अगर कैंपेन चलाया है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो बहुत मुश्किल है। ये मैं विवेक बहुत भाई, अपने सब बहुत मतलब इस बात को मैं बहुत मैं इससे मजबूती और आगे की इसके साथ कह रहा हूँ। मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ। मैं इससे आगे की बात ये कह रहा हूँ कि राजा भैया की जो पार्टी है, उन पार्टी के लोग अपने बैनर और अपने जो पटका, आजकल सबके अपने अपना निशानी होता है, अपना पटका और अपने झंडों के साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में दिख रहे हैं। उनके स्टेज पर वो उनके लोग दिख रहे हैं। यह एक साफ केवल टेलीफोनिक का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तो प्रमाण है। आप ढूंढेंगे तमाम वीडियोस आर्काइव पर इसके मौजूद हैं कि नहीं राजा नहीं, भैया इतना की होने पार्टी के के। बाद वही मैं कह रहा हूँ, इतना होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि वहां फंसा है और फाइट है तो फिर तो कुछ और कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता ये है कि नहीं, मैं कौशाम्बी फंसा है नहीं बोल रहा हूँ। 100%। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए 3 परिस्थितियां होती हैं। एक तो होती है कि भाई ये सीट कंफर्म ये पार्टी जीत रही, जैसे हम कह रहे हैं कि लखनऊ के लिए कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है।
जैसे मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के लिए कंफर्म है कि वो रायबरेली और अमेठी सीट जीत रही नहीं है, नहीं, ये फिर एक अमेठी पली पे अमेठी, पोजीशन। अच्छा सुनिए, फिर अमेठी पे आपके बोलने का आधार क्या है? अमेठी पे किशोरी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, गांधी फैमिली तो लड़ नहीं रही है, फिर आप जी, ऐसे कैसे कह सकते? सुनिए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं अमेठी इंडिया गठबंधन जीत ही रहा है? भाई रायबरेली का कारण मान लेते हैं, कारण है, राहुल गांधी देखिए से बड़े तमाम नेता चुनाव नहीं, बड़े हमारे नेता चुनाव नहीं हारा करते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा का सीट है, लालजी टंडन जी वहां से रहे हैं, वो परंपरा का सीट है, नहीं हार सकते, मान लेते हैं। लेकिन अमेठी तो राहुल गांधी हार चुके, तो आप इसको दावा नहीं कर सकते, फिर भी आप इसको भी फंसी हुई सीट मानिए। नहीं, विवेक भाई दावा है, कारण क्या है, मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊं। हिंदुस्तान की जो जनता है ना, एक ऐसी चीज है, जब वो इमोशनल होके वोट देती है तो मैं बताऊं कि वो छप्पर फाड़ के वोट देती है। तो तो ऐसे ही में यही अमेठी में में अमेठी में हुआ है कि अमेठी में जिन लोगों ने पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट देके जिताया था, वही लोग अपने अपराध बोध के चलते इस बार कांग्रेस को जिताने के लिए वो जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मेरे लोगों से बात हुई है जो ये बात कह रहे हैं कि हमने पिछली बार गलती कर दी और उस गलती, उस अपराध बोध को हम 5 साल तक झेल रहे हैं। उस अपराध बोध में वो खुद वोट, जितना वो खुद एक अकेले पहले वोट देते थे, मैं बताऊं कि वहां पर हालत यह है कि वो और लोगों से बोल रहे हैं कि उनको इस अपराध बोध से बाहर निकलना है, हमें अपनी इस गलती को सुधारना है और कांग्रेस को वहां जिताना है। ये तय बात है। और वो 4 तारीख को ये रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि जीत की मार्जिन छोटी नहीं होगी, जीत की मार्जिन भी बड़ी होगी अमेठी में। तो ये मेरे हिसाब हालात है से अमेठी इसको के। इसको इसको कुछ हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ, चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बहुत बड़ी जीत होगी ऐसा कहना भी थोड़ा सा वहाँ हास्यास्पद है, अब वो क्योंकि समाजवादी खैर पार्टी 4 की तारीख को विधायक आ जाए ना, ये मेरा अपना समाजवादी परसेप्शन पार्टी है। हाँ, अपना अपना परसेप्शन है, इसको हम मान सकते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के चूंकि विधायक मनोज पांडे वगैरह वहां टूट करके जो गए हैं, उन्होंने भी डेंट किया है, तो ये बात ठीक है कि वहाँ एज है कांग्रेस को। तो जीत की जो 2 सीटें हैं वो रायबरेली और लखनऊ, मेरे हिसाब से हो सकता है अमेठी जीतने वाली सीटों में शामिल हो जाए। 4 तारीख तक उसका इंतजार करना होगा जी। कैसरगंज के बारे में बात करते हैं, कैसरगंज के बारे में बताइए। कैसरगंज बड़ी हॉट सीट है और बड़ी वहाँ चर्चा है लोगों में, कैसरगंज को लेकर के उत्सुकता है लोगों में जी। कैसरगंज के बारे में बहुत ज्यादा तो मुझे वहाँ का वो पता नहीं है, कैसरगंज का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरी समझ से आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कैसरगंज में क्या स्थिति है। और लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो अन्य जो जितनी भी सीटें हैं, जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 3-4 सीटों की बात अगर छोड़ दें, तो बाकी सारी जगहों पर लगभग लड़ाई ठीक-ठाक है दोनों के बीच में। ये नहीं कह सकते कि बाकी सारी सीटों पर पिछली बार की तरह 2019 की तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी 2019 में भी बहुत सारी जो जिन सीटों की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, खासकर पूर्वांचल की सीटों की, तो बड़ी मजेदार बात है कि जिन सीटों पर बीजेपी, एक तो बहुत सारी सीटें बीजेपी हार भी गई थी पूर्वांचल में, जो सीटें जीती भी थी उनके भी मार्जिन बहुत छोटे थे, जीत के मार्जिन बहुत छोटे-छोटे मार्जिन से सबसे कम सीटें मार्जिन जीती की थी एक सीट भारतीय थी जनता मछली शहर, 181 वोट से वहां बीजेपी जीत पाई थी। मछली शहर शायद पार्टी। सबसे 101 जी, मछली शहर 181 वोटों से हारी थी समाजवादी पार्टी। चंदौली सीट नहीं, है बहुजन मात्र समाज करीब वहां 14। मछली शहर में बहुजन बहुजन समाज समाज पार्टी, पार्टी, सॉरी, हाँ। भारतीय गठबंधन जनता था वो पार्टी 181 वोटों से जीती थी। जी। भारतीय जनता पार्टी 181 वोटों से जीती थी। करीब 14,000, केवल 14,000 वोटों का अंतर था चंदौली में भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी। बलिया हम्म। में आपको बताऊं कि बलिया में भी लगभग उतने ही 12-13 हजार वोटों का अंतर था। कल बलिया में भी 12-13 हजार वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाकी गाजीपुर हार ही गई थी, घोसी हार गई थी, आजमगढ़ हार गई थी, आजमगढ़ जौनपुर हार हार गए थे, गई लेकिन थी। उपचुनाव में 10,000 वोट से वो जीत गए थे, वो भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। हाँ, उपचुनाव में ये बात अभी भी कही जाती है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन ने जबरदस्ती जितवाया था आजमगढ़ में। ये बात सरेआम है, वहां पर सब लोग बोलते हैं इस बात को कि, और नॉर्मली ये कहा भी आप मजेदार बात देखिए कि उपचुनाव लगभग सत्ताधारी पार्टी जीतती है
लेकिन पिछले कई बार के एक उदाहरण है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों को हार जाती रही है। आजमगढ़ को छोड़ करके आप देखेंगे जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं रही है उपचुनाव में। हम पूर्वांचल के उपचुनावों की बात करें तो मुझे याद है कि 2007 बलिया की सीट पर 2007 में जब चंद्रशेखर जी की डेथ हुई थी तो 2007 में उपचुनाव हुआ था। उनके बेटे नीरज शेखर पहली बार वहां से चुन के आए थे बलिया से 2007 के उपचुनाव में। फिर 2009 में भी वो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में बलिया से जीत गए थे। 2014 में वो वो हार गए। चुनाव हार गए थे जी। तो 2014 कुल में मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जी, कुल मिलाकर के रामानंद जी, ये माना जाए जो ट्रेंड हम लोग देख रहे थे शुरुआत में कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण तक का जो चुनाव हुआ तो हम लोग का अनुमान था कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी 15 सीटें बचा लेगी, 2-4-5 सीटें उनकी बढ़ जाएंगी। चौथे चरण के चुनाव तक आते आते ये लगा कि नहीं, ये नुकसान भाजपा को बड़ा हो रहा है। 15 सीटें जो अपोजिशन के पास थी, सपा बसपा को मिलाकर के 5 बसपा के पास थी, 5 सपा के पास थी, 10 बसपा के पास थी और एक सीट पे कांग्रेस जीती थी। तो ये जो 15-16 सीटें अपोजिशन के पास थी, ये बचाना तो छोड़ी, फिर लगा कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं और 5वें चरण के बाद 6वें 7वें में मुझे लगता है कि ये बड़ा हो जाने वाला है आंकड़ा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार का एक मजेदार एक डेटा है कि लोगों को लगा था कि सपा और बसपा, आपको याद है कि मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और जो पेपर पर ऑन पेपर जो गणित थी कि ये दोनों का मिला करके वोट परसेंट लगभग 45% के आसपास पहुंचता है, 45 से 50% के बीच में दोनों का, अगर हम पिछले चुनाव का अगर हम आंकड़ा निकालें तो। लेकिन हुआ क्या था दरअसल कि मैक्सिमम जगहों पर समाजवादी पार्टी का वोट तो बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन जी। बसपा का वोट, क्योंकि बसपा का वोट बसपा का वोट नॉर्मली समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके तो पीछे एक जमीनी गेस्ट हकीकत है। हाउस कांड के बाद से शायद ये परंपरा पड़ गई है कि वो कभी नहीं आपस में नहीं, मिल नहीं हाँ, सकते। जमीनी हकीकत ने केवल वही बात नहीं है विवेक भाई। गांव में अधिकांश जो राइवलरी है, जो लड़ाई है, बसपा के जो कैंडिडेट, बसपा के जो लोग हैं, उनकी जो गांव में जो लड़ाइयां हैं वो यादवों के साथ ज्यादा हैं बनस्पत के हम्म। सवर्णों के। जी। तो चुनाव में भी उन्होंने 2019 के चुनाव में वो सवर्णों के साथ भाजपा में जाना पसंद किया। लेकिन वो याद, क्योंकि हर बूथ पर हर गांव में लड़ाई तो अपनी आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर वोट कैसे पड़ता है। वहां पर पसंद के अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा पैटर्न है कि इनको नहीं जीतने देना है, भले कोई और जीत जाए। एक जो मसला चलता है गांव में, तो बसपा के लोगों ने ये काम किया कि यादव कैंडिडेट न जीते। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी मजेदार डेटा है कि जहां पर सपा के यादव कैंडिडेट नहीं थे वहां पर बसपा वालों ने सपा को वोट किया, और जहां हम्म। पर सपा के यादव कैंडिडेट थे वहां पर बसपा वालों ने सपा को वोट नहीं किया। ये आप पूरा डेटा 19 का निकाल के देखेंगे तो ऐसा हुआ है। और लोगों को लगता था, आज जो लोग बोलते हैं, चुनाव विश्लेषक तमाम ये बातें करते हैं कि भाई पिछली बार तो सपा बसपा एक साथ थी तो कुछ नहीं कर पाया, अब की हाँ, क्या तब है। भी कुछ नहीं कर पाए। तो तो अब लोगों की का कहना यही है कि अब जब की दोनों अब मिलकर के लड़े थे तब मार्जिन बहुत ज्यादा था, तब कुछ नहीं कर पाए। तो अब तो ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? नहीं, अब की मजेदार बात है। अब की मजेदार बात क्या है कि दलितों में एक मैसेज गया है संविधान वाला, वो जो चीज है वो इस राइवलरी से ऊपर उठ गया। जो हम्म। पिछली बार 2019 में जो राइवलरी थी, डेटा निकाल रहा था मैं बलिया और गाजीपुर का, दो जिलों पर मैं सोच रहा था कि बहुत पूर्वांचल का एक नमूना के तौर पर हम बहुत बड़ी बात करेंगे। आप देखिए गाजीपुर में बड़ी कमाल का कास्ट इक्वेशन है। गाजीपुर में सबसे ज्यादा है यादव, 3.5 लाख, 16% के आसपास होते हैं। 2 नंबर पर आते हैं मुस्लिम, इनकी 3 लाख आबादी है और ये 15% है। तीसरे नंबर पर आते हैं कुशवाहा, जो 2.5 लाख है, 12% आबादी है। बिंद है 1.5 लाख, बनिया है 1 लाख, राजपूत 2 लाख हैं
ब्राह्मण 1.5 लाख हैं, अब भूमिहार 50,000 हैं। अब जी। आप देखिए कास्ट इक्वेशन, क्यों भूमिहार पहले ज्यादा थे गाजीपुर में। 2009 में जो परिसीमन हुआ तो बहुत ढेर सारा भूमिहारों का जो गांव है वो बलिया लोकसभा में चला गया। अब क्या है कि यहाँ पर एक बार जो जो चुनाव इक्वेशन होते हैं, कौन कौन किधर जाता है, तो यादव 3.5 लाख और मुस्लिम 3 लाख, ये 6-6.5 लाख एक MOI जो पुराना समीकरण है ये होते हैं। अगर अब ये डिपेंड करता है कि वोटिंग परसेंटेज, अगर ये मान लो कि 50% वोटिंग होता है तो भी ये दोनों मिलके 3 लाख पर तीन स्टैंड साढ़े तीन करते लाख हैं। हो जाते हैं। 3-3.5 लाख वोटों पर ये दोनों स्टैंड करते हैं। हम्म। और इनको मैं बताऊं कि इस बार कुशवाहा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि गाजीपुर में इनकी संख्या है लगभग 2.5 लाख। बिंद भी अच्छा, आ रहे इसका कोई विशेष कारण आप समझते हैं कि ये जो वोट छोटा छोटा ट्रांसफर हो रहा है, कहीं कोयरी या कहीं कुर्मी, कहीं मल्ला, कहीं बिंद, कहीं कुशवा, ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पिछली बार 2014 से अमित शाह जब से आए हैं मुख्य धारा की केंद्रीय राजनीति में, उन्होंने ये लोग जो तमाम लोग कहते हैं कि बड़ा मोदी का मैजिक है, बड़ा मोदी का जलवा है और मोदी के नाम पर तमाम वोट पड़ते हैं, मैं इस बात से कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या इसका फायदा लिया, इस राजनीति का फायदा लिया। उन्होंने जाट कम्युनिटी को एकदम किनारे कर दिया, बाकी सबको कहा आप हमारे साथ आ जाओ। और जाट और उनके अगेंस्ट में जो राइवलरी थी 2014 में या फिर 2019 में, तो उस राइवलरीज को उन्होंने भुनाया और बाकी सारी जातियों को धीरे धीरे इकट्ठा किया। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि यादव जो हैं पिछले कुछ सालों में यादव कम्युनिटी जो है वो काफी अग्रेसिव, काफी मजबूत बन के उभरी है, राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभरी है। उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने, कि यादव कम्युनिटी के अगेंस्ट में ओबीसी में, देखिए ये बहुत सारी चीजें शुरू हुई, पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति, इन्हीं सब चीजों से शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इन्होंने अति पिछड़ा में भी और पिछड़ा अति पिछड़ा में भी ये देखा कि कौन कहाँ मजबूत है, उसके अगेंस्ट में जो चीज लोग हैं उनको अपनी तरफ लो। दूसरी ये बात यह है कि गलती करते रहे तमाम ओबीसी की राजनीति से निकल के आए, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हैं, चाहे बिहार में लालू यादव रहे हों, उन्होंने मैक्सिमम एक ही कम्युनिटी पर ध्यान दिया पॉलिटिकली। उनको चुनाव में 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे स्मार्टली अगर किसी ने टिकट बंटवारा किया है तो वो किया है अखिलेश यादव ने। बहुत कम, क्योंकि इसका एक रिएक्शन था, यादववाद का सबसे बड़ा रिएक्शन था और भाजपा इसको सबसे ज्यादा भुनाती थी। इस बार अखिलेश यादव ने इसको पूरी तरह से धराशायी कर दिया। तो कुल मिलाकर बहुत के कम आपके हिसाब से टिकट सोशल इंजीनियरिंग जो कभी बीएसपी ने स्टार्ट की थी, उसको मायावती ने शुरुआत की थी, बीएसपी ने, मायावती जी और मिश्रा जी मिलकर के इसको शुरू किए थे, उसको अब जी जी समाजवादी जी पार्टी ने कर दिया और सोशल इंजीनियरिंग चालू कर दी, उसका उसको इनको एडवांटेज मिलने जा रहा है इस चुनाव में। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर इस सोशल इंजीनियरिंग का अगर मिलने जा रहा है तो वो मिलने जा रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने सवर्णों को भी साधा है, अति पिछड़ों को भी साधा है, दलितों को भी साधा है, मुसलमानों को भी साधा है। उन्होंने सबको एक बैलेंस किया है, अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी ने बैलेंस किया है। और जो सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बताऊं विवेक भाई, कि समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को लेकर के जो पहले सवर्णों में बहुत ज्यादा विरोध था, बहुत ज्यादा उनको लेकर के नाराजगी थी, तो वो अब इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है। विरोध, उस स्तर का विरोध, उस स्तर की नाराजगी सवर्णों में समाजवादी पार्टी को जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि बहुत सारे सवर्ण हमारे यहाँ गाजीपुर में अगर भाजपा को वोट न देना चाहें
तो चूंकि वहां पर एक अलग कहानी है, अफजाल अंसारी और कृष्णानंद राय से लेकर के मनोज सिन्हा और तमाम जो वहां पर एक वॉर जो चल रहा है पिछले कई सालों से, उसको लेकर के अफजाल अंसारी से सवर्णों में एक नाराजगी है, भूमिहारों में खास करके नाराजगी है। अगर दूसरा कोई कैंडिडेट अच्छा है तो वो उसके साथ जा सकते हैं। में लगभग 2.5 लाख राजपूत वोट है, 2.5 लाख। वहां पर चूंकि कैंडिडेट नीरज शेखर हैं, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं कि ब्राह्मण भी वहां पर 3 लाख हैं। वहां पर 3 लाख ब्राह्मण हैं और सनातन पांडे वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। और पिछली बार 2019 में बीजेपी मतलब सनातन पांडे कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के 2019 में भी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां पर कैंडिडेट हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह मस्त। 2019 में केवल 14,000 वोटों से बीजेपी जीत पाई थी बलिया में। तो अभी बलिया में भी क्या होने जा रहा है कि ये 3 लाख ब्राह्मण वोटों में से बहुत बड़ी संख्या सनातन पांडे की तरफ जाने वाली है। और बहुत सालों से, चूंकि वहां पर बहुत सालों से ये चल रहा है, जब चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते थे तब भी ये चलता था कि उनको वोट मिलते थे, राजपूतों के वोट उनको मिलते ही थे। और चूंकि चंद्रशेखर जी को वोट राजपूतों के अलावा और भी लोग वहां पर भूमिहार भी थे, वो भी उनको देते थे। वहां पर दलितों की संख्या भी अच्छी खासी है, 2-2.5 लाख, वो भी उनको वोट मिलता था। समाजवादी इसको लेकर के चंद्रशेखर जी भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि वोट ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया था अंबिका चौधरी की तरफ। इस बार भी, पिछली बार सनातन पांडे केवल 14,000 वोटों से रह गए थे। तो इस बार मेरी जो बातचीत हुई है वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण पिछली बार से ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं सनातन यूनाइट हुआ पांडे है। को वोट देने के लिए। जी जी। और चूंकि वहां पर दलितों की भी संख्या अच्छी खासी है, 2.5 लाख के आसपास दलित हैं। अगर वो पिछली बार बसपा के कैंडिडेट वहां पर होते थे, उन्होंने वोट खींच ले जाते थे। लेकिन अब की बसपा का वोट, ये भी एक बड़ा मजेदार बात है कि पहले चरण की बात छोड़ दीजिए, पहले दूसरे चरण में, तीसरे चौथे पांचवें चरण में बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक के इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। जो भी पढ़ा लिखा तबका है बसपा का, जो इस संविधान वाली बात पर और आरक्षण खासतौर वाली से बात संविधान पर और दलित है। आरक्षण की बात पे, चूंकि आरक्षण का खतरा नौजवानों थोड़े को देर ज्यादा पहले है, जो अभी रोजगार को हम लेकर के, संविधान को लेकर के भी लोगों में आक्रोश है दलित समुदाय में। रामानंद जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी। आप बराबर, हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि पीछे से हमारे रजनीश जी का बराबर मैसेज आ रहा है कि समय लंबा खिंचता चला जा रहा है और समय की सीमा है, उसके तो भीतर इस कार्यक्रम को ठीक खत्म है। करना होगा। अगली सीटों पर और चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में रामानंद जी के साथ। फिर हम लोग जानेंगे कि जाति समीकरण क्या है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं और क्या हो रहे हैं बदलाव। ये सब जानने के लिए अगले कार्यक्रम तक का इंतजार कीजिए। हम लोगों को दीजिए आज्ञा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।